नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जो है संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और फिर आगे चल के प्राकृत में प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ अपभ्रंश का उल्लेख होता है, अपभ्रंश का विकास होता है। और यह अपभ्रंश का विकास किस प्रकार से और किन प्राकृत भाषाओं से हुआ है, इस पर भी हम ध्यान केंद्रित अभी करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे विषय की तरफ चलते हैं। तृतीय प्राकृत, ठीक है, इसका समय जो है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ठीक है, यही 1100 ईस्वी के बाद से आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी का स्वरूप और आगमन हो जाता है। ठीक है, उसकी उपभाषाओं का और उनकी बोलियों का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृत भाषा कौन कौन सी थी। पिछली कक्षा में मैंने बताया था सौर, सैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, वराचड़, महाराष्ट्री। तो इनका क्रम किस प्रकार से है दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रम में कि प्राकृत में कौन सी भाषाएं थी। प्राकृत, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है, ध्यान में रखिए। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। अब प्राकृत में कौन कौन सी प्राकृत थी। सौर, सैनी, ठीक है, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्री, उसके बाद फिर पैचासी, जिसको भूत भाषा कहा जाता है। उसके आगे क्या है, वराचड़। ठीक है, अब इन 1 2 3 4 5 6 जो आपको भाषाएं दिख रही हैं, यह क्षेत्रीय स्वरूप में थी। इनका विकास स्वरूप हमें अपभ्रंश के रूप में जब दिखाई देता है, जब इनका मतलब ये प्राकृतिक जो भाषाएं हैं, इनका ही विस्तार जब आगे चल के अपभ्रंश में होता है, तो उनका क्या नाम रखा जाता है, किस नाम से जानी जाती है, क्या स्वरूप रहता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि जब यह अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित होती है तो इसका नाम जो है सौर, सैनी अपभ्रंश रख दिया जाता है। सौर, सैनी अपभ्रंश के नाम से जानी जाती है, सौर, सैनी। उसके बाद फिर मागधी, हाँ, मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया था कि प्राकृत भाषा में भी व्याकरण था। व्याकरण ग्रंथ का नाम था प्राकृतानुशासन। किसकी रचना थी, हेमचंद्र की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हेमचंद्र को जो है कहीं ना कहीं पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश हो गया, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ है जिन जिन अपभ्रंशों से, उसी प्रकार से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर पैचासी जो है, पैचासी से पंजाबी का विकास हुआ है, ध्यान में रखिएगा। वराचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। ठीक है, ये जो है पैचासी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, इसको भूत भाषा कहा जाता है, ध्यान में रखना आप लोग।
ठीक है। अपभ्रंश, चौक ले लेता हूँ भाई, चौक जो बहुत जल्दी जल्दी इस पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद फिर अवराचर से अवराचर अपभ्रंश, ठीक है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृत से अपभ्रंश का जो स्वरूप परिवर्तित होता है तो इनका नाम क्या रखा जाता है, और ठीक है। तो और इन्हीं अपभ्रंश से हम आगे चल के देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाओं का विकास होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किन किन अपभ्रंश से किन किन उपभाषाओं का विकास होता है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए देखते हैं। सौर सेनी सबसे पहले, सौर सेनी। अब ये सौर सेनी है, सौर सेनी से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है? सौर सेनी से राजस्थानी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो सौर सेनी से किसका किसका विकास हुआ है? राजस्थानी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है पश्चिमी हिंदी के बाद फिर हाँ पहाड़ी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी, इसका भी विकास सौर सेनी से हुआ है, ठीक है। सौर सेनी से गुजराती का भी विकास हुआ है, ध्यान में रखना आप लोग। पर ये हिंदी से इतर भाषा है, इसीलिए इसको हम लोग इस क्रम में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये राजस्थानी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया और पहाड़ी हिंदी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्धमागधी को। दूसरा क्या है? अर्धमागधी। अब अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का। समझ में आया आप लोगों को? और मागधी से किसका हुआ है? मागधी से हुआ है बिहारी हिंदी का, ठीक है। ये उपभाषाएं हैं हिंदी की भाषाएं, ठीक है। ये उपभाषाएं हैं और ये क्या है? अपभ्रंश है। समझ में आया? अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का। सौर सेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? राजस्थानी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी का, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन उपभाषाओं से अलग अलग बोलियों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम तृतीय प्राकृत को देख चुके हैं, ठीक है। अब तृतीय प्राकृत से हम हिंदी की उपभाषाओं की तरफ जाते हैं। हिंदी उपभाषाएं, ठीक है। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, सॉरी राजस्थानी, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा आता है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तीसरा आता है पहाड़ी,
ऊपर में कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ होगा मात्रात्मक तो उसके लिए क्षमा करिएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में वैसा हो जाता है, पर मुझे ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। अब चौथा आ जाता है क्या इसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, ठीक है। पांचवा क्या आ जाता है? पूर्वी हिंदी। अब ये जितने भी आपको उपभाषाएं दिख रही हैं, इन सब का विकास किससे हुआ है? इन सब का विकास हुआ है अपभ्रंश से। जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, मैंने बताया आप लोगों को पीछे भी कि पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है किससे? मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान में हो गया। अब इन उपभाषाओं से कौन कौन से बोलियों का विकास हुआ है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी है, अब पश्चिमी हिंदी से जो है कौरवी का विकास हुआ है, जिसको खड़ी बोली हिंदी भी कहा जाता है। यह मतलब कि खड़ी बोली हिंदी जो है यह वह नहीं है जो साहित्यिक स्वरूप में प्रयोग की जाती है, नहीं। यह खड़ी बोली जो हिंदी है यह दिल्ली और मेरठ के क्षेत्रीय जगहों पे बोली जाती थी। इसी से आगे चल के हिंदी का विकास होता है, ठीक है। तो यह हिंदी जो है जो कौरवी हिंदी की जो हम बात कर रहे हैं खड़ी बोली की, यह दूसरी हिंदी है, ठीक है। दूसरे स्वरूप में, पहला स्वरूप में हम देखते हैं कि लोग अधिकतर बोल देते हैं कि खड़ी बोली जो है आज के समय में बोली जा रही है वही है, परंतु नहीं। दूसरा स्वरूप इसका जो रहा है दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में, वह स्वरूप है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली हो गया, कौरवी जिसको कहा जाता है। बुंदेलखंडी हो गया, ठीक है। ब्रज हो गया, दक्षिणी हो गया, उसके बाद हरियाणवी हो गया। यह जो भाषाएं आपको दिख रही हैं जो क्षेत्रीय बोली के रूप में है, उनका विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं, समझ में आया आपको। उसके बाद फिर राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी आ जाता है, ठीक है। मारवाड़ी आ जाता है, मेवाती आ जाता है, ठीक है। मालवी आ जाता है, समझ में आपको। तो ये जितने भी अलग अलग मैंने जो बोलियां बताया वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं हम पहाड़ी हिंदी की तरफ। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाता है, समझ में आया आपको। उसके बाद बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाता है, समझ में आया आपको। उसके बाद फिर पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, समझ में आया। तो ये जो हम बोलियां देख रहे हैं, इन बोलियों का विकास इन उपभाषाओं से हुआ है, और इन उपभाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। और जो अपभ्रंश जो हम पिछली कक्षा में देखे और आज भी हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास किससे हुआ है? द्वितीय प्राकृत से हुआ है। द्वितीय प्राकृत का विकास किससे हुआ है? स्वाभाविक सी बात है भाई, उन सब का विकास संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत से ही कहीं ना कहीं उद्भव होता है और विकास क्रम आज तक चल रहा है। इसीलिए संस्कृत भाषा को जननी कहा जाता है सभी भाषाओं का, सभी भारतीय, यहाँ तक कि मैं विश्व की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका विकास भी जो है संस्कृत से हुआ है, ठीक है। तो आज हमने जो देखा कि किस प्रकार से अपभ्रंश से, तृतीय प्राकृत से किस प्रकार से उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ, और उन उपभाषाओं से किस प्रकार से हिंदी की अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों का विकास हुआ। यही क्षेत्रीय बोलियां जो है आगे चल के भाषा का स्वरूप लेती हैं। और क्षेत्रीय बोलियां किस प्रकार से भाषा का स्वरूप लेती है, तो यह विषय इस प्रकार से रहता है कि जब भी क्षेत्रीय बोलियां साहित्यिक स्वरूप में, लिखित स्वरूप में और विस्तार जब होने लगता है बड़े पैमाने पर, तब वही जो है क्षेत्रीय बोलियां क्या हो जाती है? भाषा का स्वरूप ले लेती है। तो यहाँ पर भी वही होता है। अवधी और ब्रज भाषा को हम देखते हैं कि इनका विस्तार इतना उच्च स्तर तक हो जाता है, इसमें इतने कालजयी जो है रचनाएं लिखी जाती हैं कि इनको जो है कहीं ना कहीं भाषा का स्वरूप प्रदान हो जाता है। हम देखते हैं आज भी भोजपुरी जो है भाषा के स्वरूप में नहीं है, बोली के स्वरूप में ही है।
बहुत प्रयास किया जा रहा है भोजपुरी को जो है कि भाषा का स्वरूप दिया दिया जाए, परंतु बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से अभी भी उसको जो है भाषा का स्वरूप नहीं दिया गया है। पर प्रयास किया जाना चाहिए कि भोजपुरी को भी जो है भाषा का स्वरूप दिया जाए, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग जो है विश्व स्तर तक जा चुके हैं, मतलब विश्व के अलग अलग कोने में भी हैं और लिखी भी जा रही है। आजकल लोकगीत कितने सारे हैं। साहित्यिक स्वरूप जिस दिन दे दिया गया भोजपुरी को, तो कहीं ना कहीं उसे जो भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।